हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम प्राचीन भारत में पाषाण काल स्टोन एज को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इसमें देखेंगे सामान्य चर्चा और उसका वर्गीकरण और पाषाण काल से संबंधित सभी फैक्टों को हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में हम देखेंगे सामान्य चर्चा और दूसरा देखेंगे वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा देखेंगे वर्गीकरण, और वर्गीकरण भी हम इसमें 3 तरीक़ों से करते हैं, 3 भागों में करते हैं। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। और इनका भी हम इसमें देखते हैं तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में जो है क्या है बांटते हैं। मतलब निम्न पूरा पाषाण काल, इसको हम आरंभिक पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल को हम उच्च पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से निम्न पूरा पाषाण काल को हम विभाजित कर रहे हैं, याद रखिएगा क्या, पूरा पाषाण काल को हम विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे पुराना है तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 में प्रारंभ हुआ था और इसी वर्ष भारतीय जियोलॉजी सर्वे के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए थे। ठीक है, तो पाषाणकालीन औजार प्राप्त करने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। अब पहला आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की यदि हम बात करें तो ये 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। कब से कब तक? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है क्या है चलता है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो पूरा पाषाण काल इन द सेंस क्या होता था कि इसकी जानकारी जो है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मानव के अवशेषों के आधार पर पता लगाया गया है। यह इतना किया जो है पूरा पाषाण काल के अवशेष है, क्योंकि ठीक है पूरा पाषाण काल के इन अवशेषों से यही पता लगाया गया कि ये 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के पुराने हैं। ठीक है, तो कहाँ से? महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से। दूसरा सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी से हमको क्या प्राप्त हुआ है, तो सोहन नदी घाटी से हमें पूरा पाषाण काल के गोल पत्थर निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्योंकि पहले पत्थर जो है नुकीले नहीं बनाते थे ये लोग, जो उपकरण थे इनके गोल गोल ही उपकरण रहते थे। ठीक है, नुकीले नहीं थे, धारदार नहीं थे, इनको कुछ नहीं पता था, जीरो थे। ठीक है ना। और ये खाने पीने में भी उतना ध्यान नहीं देते थे। कैसे ध्यान देंगे, जब दिमाग हो तब ना देंगे। ठीक है, तो दिमाग ही नहीं थी भाई साहब इनके, बहुत ही कम थी। इनको बस कोई चलता फिरता हिरण देख लो, मार दो। ठीक है, उसको भूनो भी मत। ठीक है, ऐसे ही कच्चा चबा के खा जाओ। राइट, तो इसमें देखते हैं कि इस काल का मानव शिकार करने वाला और केवल संग्राहक था, शिकार और संग्राहक था। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का भीमबेटका स्थान इसी काल का माना जाता है, जो कि चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और इसकी खोजकर्ता श्री वाकड़कर महोदय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप हम क्या लेते हैं कि जो रायसेन जिले का भीमबेटका स्थान है, तो यह रायसेन जिले का भीमबेटका स्थान से हमको कुछ चित्रकारी मिली है और उन चित्रकारी से हमको यह पता चलता है कि ये पूरा पाषाण काल के चित्र हैं। ठीक है, और इसकी खोज श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। मध्य पाषाण काल आते हैं। मध्य पाषाण काल की यदि हम बात करें तो मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व चलता है और यह पूरा पाषाण एवं नव पाषाण के मध्य का संक्रमण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं संक्रमण काल? क्योंकि यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का काल है, इसलिए हम इसको संक्रमण काल कहते हैं। दूसरा, इस काल में मानव कृषि पशुपालन की ओर थोड़ा आकर्षित होने लगा। ठीक है, कि भाई अब ऐसा करते हैं कि कब तक खाएंगे यार, है ना, यही एक काम करते हैं, अपन कृषि की ओर चलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिमाग आना, मध्य पाषाण काल से मानव के दिमाग का विकसित होना यहाँ से प्रारंभ हो गया। और इस काल में मानव फिर आगे कृषि और पशुपालन की ओर आकर्षित होने लगा। सराय नाहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, क्या सराय नाहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और महदहा उत्तर प्रदेश में है नामक स्थान से इस काल में मानव के निवास का स्थान भी मानव के निवास का स्थान मतलब कि
मध्य पाषाण काल में अब मनुष्य कृषि की ओर बढ़ा, पशुपालन की ओर बढ़ा, अब आवास में भी वो जो है क्या है रहने लगा था। ठीक है, तो इस यहीं से जैसे कि निवास का पता चलता है। नेक्स्ट आता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल की बात करें तो ये इसका काल चलता है 7000 से 1000। ठीक है, 7000 से 1000 की ओर चलता है। इस काल में मानव कृषि कार्य में संलग्न हुआ। देखो, उसमें सिर्फ आकर्षित हुआ था कृषि। मध्य पाषाण काल में मानव जो था सिर्फ आकर्षित हुआ था कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बीज को उगते हुए देखा था। मध्य पाषाण काल में एक बीज था, है ना, तो उस बीज में उगते हुए देखा था कि इससे आखिर क्या निकल रहा है, तो उसकी ओर थोड़ा आकर्षित हुआ, पशुपालन की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, और नवपाषाण काल में तो फिर क्या कर दिया इसने, मानव कृषि कार्य में संलग्न ही हो गया, कृषि करना स्टार्ट ही हो गया कर दिया। ठीक है, बलूचिस्तान के मैहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो मैहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में है। आदमगढ़ एवं बौगौर से पशुपालन के साक्ष्य, और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ और बौगौर से जो है क्या है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए भाई साहब, किसी की हड्डी डली हुई है ना, पता नहीं किसकी हड्डी डली हुई है, अभी पढ़ते हैं पता चल जाएगा। इस काल में, किस काल में, तो इस काल में इन द सेंस किस काल में, तो नवपाषाण काल में, है ना। तो नवपाषाण काल में प्रमुख स्थान जैसे कि बुर्जहूम हो गया, गुफकराल हो गया, मारतंड हो गया, मास्की हो गया, और जो है क्या हो जाएगा, नागार्जुनी कोंडा हो गया। ठीक है, बुर्जहूम कहाँ है, बुर्जहूम जो है क्या है, कश्मीर में है। कश्मीर के साक्ष्य बताते हैं कि लोग गर्तावास इन द सेंस क्या होता है, गर्तावास इन द सेंस होता है गड्ढा। क्या होता है, गर्तावास इन द सेंस गड्ढा होता है। ठीक है, तो गड्ढे में निवास करते साथ ही कब्र में मालिकों के साथ पालतू कुत्ते को भी दफना दिया करते थे। तो ये पालतू कुत्ते की हड्डी है। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो बुर्जहूम कहाँ स्थित है, तो बुर्जहूम जो है कश्मीर में स्थित है, और कश्मीर के साक्ष्य बताते हैं कि लोग जो है गड्ढों में निवास करते तथा साथ ही कब्र में मालिकों के साथ पालतू कुत्ते को भी दफना दिया करते थे। कुंभकारी मृद भांड के साक्ष्य भी नवपाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल में महादहा और कोल्डी हवा से धान की खेती के साक्ष्य जो है क्या है प्राप्त होते हैं। क्या है कि खेती के साक्ष्य भाई साहब, तो धान की खेती के साक्ष्य जो है क्या है प्राप्त होते हैं। ठीक है, आग एवं पहिए का प्रयोग इस काल में उच्च स्तर पर किया गया है। हाँ, तो याद रखिएगा, आग का प्रयोग किस काल में किया गया था, तो आग का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में किया गया था, और पहिए का प्रयोग भी नवपाषाण काल में प्रयोग किया गया था, है ना। नवपाषाण काल की विकासात्मक अवस्था को देखकर विद्वानों ने इसे नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। पाषाण काल के चित्रों के विषय, ये देखिए चित्र बने हुए हैं ना, ये क्या है, ये चित्र है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि इस काल में पाषाण काल चित्रों की विशेषता, इस काल में चित्र अधिकांशतः गुफाओं की दीवारों, फर्शी, छतों आदि पर प्राप्त होते थे। गेरुआ मुख्यतः लाल रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग, पीला रंग एवं हरे रंगों का प्रयोग किया करते थे। रंगों का निर्माण प्राकृतिक पदार्थों से होता था, जैसे कि वनस्पति से, खनिज से आदि से। सही बात है, प्राकृतिक से ही होगा, इतना दिमाग तो थे नहीं कि बना ले भाई साहब। ठीक है, तो रंगों का निर्माण जो है प्राकृतिक पदार्थों से ही होता था, जैसे कि वनस्पति, खनिज आदि से किया जाता था। रंगों में पशुओं की चर्बी एवं अंडों का प्रयोग तैली बनाने में किया जाता था। चित्रों का मुख्य विषय दैनिक जीवन से संबंधित होता था तथा सरल रेखीय होता था। तो क्वेश्चन आता है, चित्रों का जो मुख्य विषय था कैसा होता था, तो दैनिक जीवन से संबंधित होता था और सरल रेखीय होता था। भीमबेटका स्थान के चित्र हैं। ठीक है, तो भीमबेटका स्थान के चित्र यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, और यहाँ के चित्रों में लोगों को नृत्य करते हुए और मदिरा इन द सेंस से क्या होता है, शराब। ठीक है, मदिरा पीते हुए जो है क्या है दिखाया गया है, मदिरा पीते हुए या नृत्य करते हुए दिखाया गया है भीमबेटका के चित्रों में। ठीक है, इसके बाद देखते मानव का विकास अब देखते हैं। ठीक है, मानव के विकास की यदि हम बात करें तो मानव के विकास की बात करें तो पृथ्वी पर मानव का विकास प्राइमेट मानवों से माना जाता है। किससे, तो
प्राइमेट वानरों से जो है क्या है माना जाता है। तो पृथ्वी पर मानव का विकास प्राइमेट वानरों से माना जाता है। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में सर्वप्रथम मानव उद्विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों को बताया है। ठीक है, तो मानव के उद्विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत किसमें तथा किसने बताया है? तो चार्ल्स डार्विन ने बताया है। उनकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज मतलब प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में सर्वप्रथम मानव उद्विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों को बताया है। नवीन शोधों से स्पष्ट हुआ है कि लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य प्राइमेट वानर से मानव का विकास हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए मानव के उद्विकास की यदि हम बात करें तो मानव है ना, मानव के विकास की बात करें तो देखिए इसमें जो है क्या है पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे मानव का विकास हुआ है। राइट, ठीक है, जैसे कि ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया। ठीक है, फिर ये होमो हैबिलस हो गया। ये मानव का बढ़ता हुआ कि क्रम है। ठीक है, कि कैसे विकास हुआ है। होमो इरेक्टस हो गया। फिर होमोसेपियंस, देखिए होमोसेपियंस में इस तरह मानव हो गया था। राइट, कैसे हो गया था? इस तरह हो गया था, है ना, पूरा पूरा मानव होपिस। इसीलिए अपना जो जन्म हुआ होमोसेपियंस से माना जाता है। क्रोमोगेमन जिसको हम बोलते हैं 1400 से 1600 सीसी माना जाता है। तो क्या क्या है इसको विकास को एक बार देख लेते हैं। तो पहले सबसे प्रथम क्या था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। फिर होमो हैबिलस हो गया। ठीक है, फिर होमो हैबिलस हो गया। फिर होमो इरेक्टस हो गया। क्या? होमो इरेक्टस हो गया, है ना। होमो इरेक्टस के बाद फिर नियांडरथल हो गया। और फिर उसके बाद जो है क्या हो गया? इसके बाद जो है क्या है? होमोसेपियंस हो गया। ठीक है, क्रोमोगेन की जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, विसरण का सिद्धांत। विसरण के सिद्धांत की बात करते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार मानव का प्रारंभिक विकास अफ्रीका में हुआ था। क्या? मानव का प्रारंभिक विकास की बात करें तो कहाँ हुआ था? मानव का प्रारंभिक विकास जो है क्या है, कहाँ हुआ था? तो मानव का प्रारंभिक विकास जो है अफ्रीका में हुआ था। और अफ्रीका से मानव पूरी दुनिया में फैल गए। और अफ्रीका से ही मानव पूरी दुनिया में फैल जाती है। रिफ्ट घाटी जो कि अफ्रीका के ओल्ड वाइज गार्ज एवं तुर्काना झील से प्रारंभिक मानव के जीवाश्म एवं औजार जो है क्या है प्राप्त हुए। मानव के विकास तथा औजार जो है क्या है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? तो यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मानव का प्रारंभिक विकास कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था, है ना। दूसरा, अफ्रीका से मानव जाति पूरी दुनिया में फैली है। रिफ्ट घाटी जो कि अफ्रीका में है। ओल्ड वाइसगार्ज एवं तुर्काना झील से प्रारंभिक मानव के जीवाश्म एवं औजार जो है क्या है प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की बात करते हैं। अपना पाषाण काल हो गया, अब ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की यदि हम बात करें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है क्या है ठीक है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की यदि हम बात करें तो नवपाषाण काल का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया। ठीक है, जिसमें तांबा प्रमुख था। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में तांबा ही प्रमुख रहेगा। तो क्या लिखा है कि नवपाषाण काल जब आया था उसमें आग का प्रयोग करना सीख गया, कृषि करना सीख गया, रहना पूरा सीख गया, है ना। पहिए की खोज हो गई, उसका प्रयोग करना भी सीख गया, मांस को खाना सीख गया, अच्छा अच्छा खाना सीख गया, उगाना सीख गया। तो फिर जब नवपाषाण काल युग का धीरे धीरे अंत होने लगा तो उसके अंत होते होते मनुष्य क्या किया कि उसका पत्थर से काम नहीं चल रहा था अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, उपकरण बनाने के लिए, तो ये धातुओं की ओर अग्रसर हुआ, धातुओं की ओर रुख किया। ठीक है, तो नवपाषाण काल युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया जिसमें तांबा प्रमुख था। और इसी दौरान कई संस्कृतियों का जन्म भी हो गया था, है ना, जिन्हें ताम्रपाषाण कालीन या कैथोलिक कहते हैं। राइट,
जिसे क्या कहते हैं, जिन्हें ताम्रपाषाणकालीन या कैथोलिक कहते हैं। तकनीकी दृष्टि से यदि हम देखें तो तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले आती है। ठीक है ना। तो क्या आता है इसमें कि तकनीकी दृष्टि से यदि हम देखें तो ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की जो है क्या है, हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले आती है, किंतु कालानुक्रम भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले तथा किंतु यदि हम देखो तकनीकी दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा कहते हैं है ना कि ताम्रपाषाणकालीन हड़प्पा की कांस्ययुगीन सभ्यता से पहले आया है। लेकिन यदि हम कालक्रम के अनुसार देखें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कालक्रम के अनुसार हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण, और इसके बाद ताम्रपाषाणकालीन युगीन संस्कृति आती है बाद में। ठीक है, तो पहला हड़प्पा की कांस्ययुगीन ही आती है, याद रखिएगा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश में कई सारे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में नवदा टोली हो गई, एरड़ हो गया, नागदा हो गया, है ना, कायथा हो गया। ये सब क्या है, हमारे मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। ठीक है, पश्चिमी भाग महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख है। कायथा संस्कृति, देखिए कायथ संस्कृति का नाम कायथ जो कि चंबल नदी की एक उपनदी है, काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। क्षेत्र के नाम पर, इसी क्षेत्र के नाम पर कायथ संस्कृति रखा गया है। कायथ संस्कृति में कायथ सबसे प्रमुख स्थल। ठीक है, तो कायथ संस्कृति में कायथ सबसे प्रमुख स्थल है। आहाड़ अथवा बनास संस्कृति, आहाड़ संस्कृति क्या कहलाती है, ये मेंस में आया था MPPSC में। आहाड़ संस्कृति अथवा बनास संस्कृति, आहाड़ संस्कृति आहास अथवा बनास संस्कृति का नाम बनास नदी के नाम पर रखा गया है तथा इसका विशिष्ट क्षेत्र आहाड़ है, जो राजस्थान के, याद रखिएगा का आहाड़ संस्कृति कहाँ है, राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आहाड़ संस्कृति जो है, इतना तो बता देंगे कि आहाड़ संस्कृति बनास नदी के नाम पर रखा गया है और इसका विशिष्ट क्षेत्र आहाड़ है, जो कि राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवर्ती अर्थात तांबे वाली जगह है। ठीक है, तो इतना तो बता देंगे भाई साहब कि आहाड़ संस्कृति जो है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, जो कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ठीक है, प्राचीनतम नाम लिखना है तो लिख दीजिएगा कि ताम्बवर्ती अर्थात तांबे वाली जगह है ना। इस संस्कृति की 50 से अधिक बस्तियां पाई गई हैं और इस संस्कृति के हाड़ और गिलुंद प्रमुख स्थल है। ठीक है, सवालदा संस्कृति, सवालदा संस्कृति की बात करें तो सवालदा संस्कृति का नामकरण सवालदा मतलब कि धुलिया जिला महाराष्ट्र में। सबसे पहले तो भाई आप उसका क्षेत्र देखा करें कि यह आखिर किस क्षेत्र में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो सवालदा संस्कृति महाराष्ट्र के धुलिया नामक जिले में स्थित है, सलाबदा। ठीक है, बस्ती के नाम पर हुआ है। इस संस्कृति की विशेषता यह है कि यहाँ के लाल पर काले चित्रित विचित्र बर्तन है और यहाँ घर अधिकतर आयताकार तथा कमरों वाले थे। मालवा संस्कृति, ठीक है, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के तट वाला क्षेत्र कहलाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मालवा संस्कृति नर्मदा नदी के तट पर माहेश्वर मतलब कि खरगोन, महेश्वर खरगोन वाला एरिया एवं नवदा टोली, ठीक है, नवदा टोली निमाड़ जिला है ना, मध्य प्रदेश की खुदाई के दौरान प्रकाश में आई है। ठीक है, तो मालवा संस्कृति की बात करें तो माहेश्वर एवं नवदा टोली खुदाई के दौरान प्रकाश में आई है। मालवा भांड को ताम्रपाषाणिक मृत भांडों में उत्कृष्टतम माना जाता है। ताप्ती, गोदावरी और भीमा नदी घाटियों में इनकी कई बस्तियां प्रकाश में आई हैं। महाराष्ट्र में प्रकाश, दायमाबाद, इनाम गांव सबसे बड़ी बस्तियां थी मालवा संस्कृति की। जोरवे संस्कृति की विशिष्ट बस्ती महाराष्ट्र में बहुत सारी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती थी। ठीक है, तो जोरवे संस्कृति की बात करें तो जोरवे संस्कृति ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं, जैसे कायथा संस्कृति हो गई, आहाड़ अथवा बनास संस्कृति, सवालदा संस्कृति, मालवा संस्कृति। अब जोरवे संस्कृति आती है। ठीक है, जोरवे संस्कृति की यदि हम बात करें तो जोरवे संस्कृति जो है क्या है तो जोरवे संस्कृति की यदि हम बात करें तो जोरवे संस्कृति विशिष्ट महाराष्ट्र में स्थित जोरवे अहमदनगर जिला में स्थित है। भाई साहब किस जिले में स्थित है, जो है क्या है, अहमदनगर जिला में स्थित है। ठीक है, अहमदनगर जिला में स्थित है जोरवे संस्कृति। ठीक है, और मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति विस्तृत में फैली है। दायमाबाद
है ना। जोरवे संस्कृति जो है मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति विस्तृत रूप में फैली। दायमाबाद जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती है, तो याद रखिएगा जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, तो दायमाबाद जो है जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती है और यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैली है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। इनाम गांव की भी एक बड़ी बस्ती थी, इनमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। इनाम गांव की भी एक बड़ी बस्ती थी, ठीक है, इनमें से 100 से भी अधिक घर और कब्रें पाई गई हैं। तो याद रखिएगा जोरवे संस्कृति क्या है, जोरवे संस्कृति की यह महाराष्ट्र में थी। दायमाबाद जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती थी। चिरांद संस्कृति आती है। चिरांद की संस्कृति की यदि हम बात करें तो चिरांद की संस्कृति जो है बिहार में स्थित चिरांद नामक स्थान पर, कहाँ है, बिहार में स्थित चिरांद नामक स्थान पर एक प्राचीन ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले हैं और यहाँ लोग मिट्टी से थापे हुए बांस के घरों में रहते थे और उनका प्रमुख भोजन चावल और मछली था। ठीक है भाई साहब, क्या था, चावल और मछली था। मिट्टी से थापे हुए बांस के घरों में रहते थे। तो चिरांद संस्कृति बस इतना याद रखिएगा किस राज्य में, तो बिहार में, बिहार के चिरांद नामक स्थान से जो है क्या है पाई जाती है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की हम बात करेंगे कि तो इसका काल की बात करें तो 2600 लेकर 1750 BC तक चलता है। कब से कब तक भाई साहब, तो 1700 से लेकर 450 BC तक, 1700 से लेकर 450 BC तक जो है क्या है चलता है। परिचय की बात करें तो परिचय जो है ना, परिचय की बात करें तो परिचय की यदि हम बात करें तो खोज का इतिहास हो जाएगा। परिचय पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, विस्तार एवं सीमा पढ़ेंगे, उद्भव पढ़ेंगे, है ना, उद्भव पढ़ेंगे और प्रमुख स्थल को जो है क्या है पढ़ने वाले हैं हम। परिचय की यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र पर था। कहाँ कहाँ था, भारत में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के क्षेत्र पर था। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य रही थी। इस सभ्यता के समकालीन विश्व में अन्य 3 सभ्यताएं प्रमुख थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता और हुवांगहो की सभ्यता। क्या क्या थी, ये क्या हो जा रहा है भैया, है ना, क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। एक काम करते हैं हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, नील नदी की सभ्यता थी और कह की थी हुवांगहो सभ्यता जो कि चीन की थी। ठीक है, नील नदी की सभ्यता इन द सेंस अफ्रीका में विकसित हुई थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी। ठीक है, दजला एवं फरात नदी के तट पर, इसी को बोलते हैं दजला और फरात नदी के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। नील नदी की सभ्यता अफ्रीका में विकसित हुई थी और हुवांगहो सभ्यता चीन की पीली हुवांगहो नदी के तट पर हुई थी। खोज एवं इतिहास की यदि हम बात करें तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान हड़प्पाई स्थलों की ओर किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, फालतू चीज़ें को हम स्किप करते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, 1853 से 1873 के बीच जनरल कलिंघम ने हड़प्पा का व्यापक सर्वेक्षण किया। तो याद रखिएगा, हड़प्पा का व्यापक सर्वेक्षण की बात करें तो जनरल कलिंघम ने व्यापक सर्वेक्षण किया है। और यदि हम खोज की बात करें, खुदाई की बात करें तो 1921 में जनरल मार्शल ने नियमित खुदाई का कार्य प्रारंभ किया तथा जिसका श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। ठीक है, तो खुदाई किसने करवाई भाई साहब, तो खुदाई जो है जॉन मार्शल ने करवाई है। और जनरल कनिंघम ने क्या किया है, हड़प्पा का व्यापक सर्वेक्षण। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा, हड़प्पा का व्यापक सर्वेक्षण किसने किया है, तो कनिंघम ने। खुदाई किसने करवाई है, तो जॉन मार्शल ने करवाई है खुदाई। ठीक है, और भारतीय यदि हम बात करें तो जिसका श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। 1990 में धौलावीरा की खुदाई समाप्त होने के साथ ही हड़प्पा सभ्यता की क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई बंद कर दी गई। राइट, इसके बाद देखते हैं नामकरण। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरी सभ्यता कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भाई साहब,
तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, सर्वप्रथम इस सभ्यता में हड़प्पा नामक नगर की स्थापना हुई थी, इसलिए हम इसको हड़प्पाई सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, विभाजन के बाद खोज में 80% बस्तियाँ सिंधु एवं सरस्वती क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई हुई थी तो वहाँ की बस्तियों में सिंधु और सरस्वती क्षेत्र पाई गई। ठीक है, इस सभ्यता में पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण कराया गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। पहली बार नगरों का उदय भी हुआ था, इसलिए हम इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या? पहली बार नगरों का उदय भी इसी सभ्यता में हुआ था, इसलिए हम इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, विस्तार की बात करें, ठीक है भाई साहब, क्या है, विस्तार की बात करें तो विस्तार की यदि हम बात करें तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के लगभग 12 मतलब कितना हुआ था भाई साहब कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, कितना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता अब उस समय अफ़गानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफ़गानिस्तान शामिल था। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर प्रमुख क्षेत्र जैसे कि मुंडी गाक है ना, सोरतुघुई, ये अफ़गानिस्तान में, क्या, मुंडी गार्क और सोरतुघुई की बात करें तो ये कहाँ है, तो जो है क्या है, ये अफ़गानिस्तान में है। मेहरगढ़, सूतकांगे डोर, क्या है भाई साहब, मेहरगढ़ और सूतकांगे डोर, बालाकोट, हड़प्पा पाकिस्तान में है सब ये। ठीक है, तो क्या क्या है, मेहरगढ़, सूतकांगे डोर, बालाघाट, बालाकोट, हड़प्पा, ये पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में था। ठीक है, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए, ये सिंध प्रांत में थे। ठीक है, जो अपना सिंध प्रांत है ना, वो वाली प्रांत में थे, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजिए। अभी भी इनमें से एक भी भारत में कोई स्थान नहीं आया। ठीक है, भारत में बाद में देखेंगे। अब देखिए भारत में कौन कौन से आए थे, तो भारत में रोपड़ है ना, राखीगढ़ी एवं बनावली, मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, रंगपुर भी गुजरात में, प्रभास पाटन भी गुजरात में, दायमाबाद और सुरकोटदा भी, ये सब कहाँ थे, गुजरात में थे। अब हम इसको भारत में देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। तो देखिए, ये यदि हम उत्तर में देखें तो मांडा जम्मू कश्मीर से, भाई साहब क्या, मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर में, मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक था। ठीक है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक था। पश्चिम में बात करें तो सूतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक, मेरठ तक था। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक, सूतकांगे डोर से आलमगीरपुर, मांडा से दायमाबाद तक। ठीक है, दायमाबाद तक। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात करें तो विदेशी मेसोपोटामियाई, ठीक है, ये गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर कहते हैं। आर्य उत्पत्ति की बात करें तो एसआर राव, जगपति जोशी, बीजी लाल। ठीक है, देशी क्रमिक उत्पत्ति की बात करें तो फेयर सर्विस, रोमिला थापर, अमलानंद घोष देशी उत्पत्ति क्रमिक उत्पत्ति की बात करते हैं। मेसोपोटामियाई की उत्पत्ति के तर्क के बारे में बात करें तो दोनों नगरीकृत सभ्यता थी। ठीक है, दोनों में ही ईंट, मुहर और अन्नागार और लिपि का प्रयोग किया गया था। कंकालों की समानता थी। विपक्ष में तर्क हड़प्पा अधिक, फिर भी यदि हम देखते हैं तो हड़प्पा जो है मेसोपोटामियाई सभ्यता से भी अधिक विकसित थी। हड़प्पा लिपि चित्राधर जबकि मिस्र की कीलनुमा थी। ठीक है, हड़प्पा की मोहरें आयताकार जबकि मिस्र की बेलनाकार थी। हड़प्पा में मंदिर के साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो समानता की यदि बात आ जाए कि मेसोपोटामिया की उत्पत्ति के तर्क में कि दोनों नगरीकृत सभ्यता थी, दोनों में ईंट का प्रयोग, मुहर और नगार और लिपि का प्रयोग किया गया है और कंकालों की समानता है। लेकिन कुछ विपक्ष में तर्क यदि पूछे तो हड़प्पा अधिक विकसित थी,
भाई साहब इससे अधिक विकसित थी और इसमें चित्रों का प्रयोग, हाँ कीलों का प्रयोग किया गया था। मोहरें आयताकार थी और वहाँ बेलनाकार थी। हड़प्पा में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है, पक्ष में तर्क क्या देंगे कि दोनों का क्षेत्र एक समान है, लगभग सप्त सैंधव वाला क्षेत्र है, ठीक है। दोनों में ही अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और ऋग्वेद में हरि यूपीय शब्द का प्रयोग होता है। तो ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में जो है क्या है, हरि यूपीय शब्द का जो है क्या है प्रयोग होता है, ठीक है। विपक्ष में तर्क क्या बोलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता, आर्य सभ्यता, अपेक्षाकृत ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता में लोहे के संग, जबकि हड़प्पा में नहीं, ठीक। तो यहाँ और उत्पत्ति के पक्ष में यदि हम तर्क देखें तो क्या बोलता है कि दोनों का क्षेत्र एक समान था भाई साहब, मतलब कि सप्त सैंधव क्षेत्र था। कौन सा था? सप्त सैंधव क्षेत्र था और दोनों में ही अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। और उत्पत्ति का सिद्धांत ये मिलता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी ना, तो उसमें दोनों में ही अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं और दोनों सप्त सैंधव के क्षेत्र का समान मिलता है। ऋग्वेद में हरिपुरीय शब्द का प्रयोग किया गया। विपक्ष में तर्क बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय जबकि आर्य सभ्यता अपेक्षाकृत ग्रामीण थी। वेदिका सभ्यता में लोहे के साक्ष्य जबकि हड़प्पा में नहीं मिलते हैं। वैदिक सभ्यता में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, जबकि हड़प्पा में नहीं मिलते हैं और दोनों सभ्यता के मध्य 250 वर्षों का अंतर है। देशी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो इसके मतानुसार हड़प्पा सभ्यता का विकास 3000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ, जिसे सार्वमान्य मत कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूँ, है ना, आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम इसको हड़प्पा स्थल को हम हड़प्पा बहुत सारे पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, राइट, चन्होदड़ो, लोथल, सुतकांगड़ेर, अल्दीनो, कालीबंगा, बनावली, सुरकोटदा, रंगपुर, धौलावीरा, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हम अब क्लास को बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।